Welcome dear students. Here we are going to start our second lecture 10th class history chapter 1 और आज के लेक्चर में हम हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में फेज चेंजेस के 3 पॉइंट्स पढ़े थे। उसमें हमने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट यानी इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स को डिस्कस करेंगे। तो बेटा हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन रखती हूँ और आपने उसका आज के लेक्चर समझने के बाद कोशिश करनी है आप खुद से इसको गैस करें, उसको आंसर करें। अदरवाइज़ मैं इसको लास्ट पे आपको इसका आंसर दूंगी। क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास 100 डिग्री टेम्परेचर पे बॉइलिंग वाटर है, यानी उस पानी का टेम्परेचर 100 है, एंड सिमिलरली आपके पास 100 डिग्री टेम्परेचर पर स्टीम मौजूद है, भाप है आपके पास, और अगर किसी पर्सन को स्किन बर्न करे, उसका हाथ जले, स्किन जले 100 डिग्री टेम्परेचर वाटर से या फिर भाप से, तो उन सब में दोनों में ख़तरनाक स्वेयर किसके साथ बर्न आएगा? ज़्यादा खतरनाक जलना भाप से होगा या स्टीम से? ट्राई करें आपके इसको अपने इस लेक्चर में समझें ऑन योर ऑन, अदरवाइज़ हम लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे। हाँ जी, तो स्टूडेंट आज स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर 14.3 टॉपिक से। सबसे पहले तो बेटा अगर हम इसको हाईलाइट कर लें कि हम किस पैराग्राफ को स्टडी करने जा रहे हैं। बेटा जो कह रहे हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट्स कैन आल्सो बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ बिटवीन द इंटरनल एनर्जी and the temperature of a system. Such a graph is also called heating or cooling curve. As shown in figure 12.4, when a substance is heated or cooled. बेटा हमने सबसे पहले अपने पिछले लेक्चर में फेज चेंजेस के बारे में पढ़ा था कि किस तरह एक सॉलिड लिक्विड में या लिक्विड गैस में एंड देन गैस अगेन लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो बेटा कहा जाता है कि इसको जस्ट हम हीटिंग या कूलिंग से ही ऑब्जर्व नहीं कर सकते। लाइक हमारा बिहाइंड द सीन या बिहाइंड द फेस चेंज हमारी केमिस्ट्री यही था ना कि हम उसको अगर हीट करेंगे तो उसका फेस चेंज हो जाएगा। सिमिलरली हम उसको कूल करेंगे किसी भी सब्सटेंस को, मैटर को, तो भी उसका फेस चेंज हो जाएगा। तो उससे हटकर कहते हैं कि अगर हम हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स के उनके ग्राफ को किसी सब्सटेंस की समझ लें तो भी हमें उसके फेस चेंज की कन्वर्जन का पता चल जाएगा, यानी कन्वर्जन किस तरह होती है। लाइक ऐसे कैसे है, हम इसको ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड इट्स टेम्परेचर इंक्रीज on attaining a specific temperature, it melt as shown in figure by point B. This represents the melting point of the given solid. Further heating does not increase the temperature because of that heat provided is being utilized to melt all the solid temp substance as represented by line B to C. मैं आपको ग्राफ बना के इसको आपको फिर एक्सप्लेन करती हूँ। तो बेटा ये है हमारा हीटिंग या कूलिंग कर्व का ग्राफ। द सेम ग्राफ इसको हम हीटिंग कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए और कूलिंग के कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इमेजिन करें कि हमारे पास एक सब्सटेंस है, ए सब्सटेंस, वो जो है उसका हमने फेस चेंज करवाना है। तो फेस चेंज करवाने से पहले सबसे पहले हम उसको टेम्परेचर में चेंज लेके आएंगे। तो ग्राफ का जो हमारा एक साइड है, एक एक्सिस पे हमने टेम्परेचर को रखा है और दूसरी पे इंटरनल एनर्जी को जो हम उसको प्रोवाइड उसकी चेंज हो रही है जब हम उसकी टेम्परेचर में इंक्रीज़ कर रहे हैं। टेम्परेचर जो है वो विद द टाइम इंक्रीज़ हो रहा है एंड सेम वाइज उसकी इंटरनल एनर्जी भी सब्सटेंस की चेंज होती है। फ़र्ज़ करें एक सब्सटेंस ए है, अगर हम उसका सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं, यानी हमने उसे सॉलिड से लिक्विड बनाना है उस सॉलिड सब्सटेंस को, तो फेस चेंज करवाने से पहले हमें उसका मेल्टिंग पॉइंट अटेन करना होगा। तो हमने एक सब्सटेंस ए लिया, उसको हमने इस हद तक इंक्रीज़ कर दिया टेम्परेचर को कि उसका मेल्टिंग पॉइंट आ गया। यानी जो पॉइंट बी है वो उस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये उस चीज़ का क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अभी वो चीज़ जो है उसका फेस चेंज नहीं हुआ, अभी जस्ट उसका मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास आया है। देन इस टेम्परेचर पे जो राइज हुआ है ये था उसका मेल्टिंग पॉइंट उस सब्सटेंस का। देन फिर हम देख रहे हैं कि ए टू बी तक जो है एक ख़ास हद तक टेम्परेचर क्या हो चुका है, इंक्रीज़। देन हम हमारा ग्राफ में सेकंड पोर्शन देखते हैं, वो है बी टू सी। तो अगर हम टेम्परेचर पे देखें तो हमें टेम्परेचर में स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है, अनलेस कि इंटरनल एनर्जी फिर भी बढ़ रही है। इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज़ आ रहा है लेकिन टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा। हम उसको हीट कर रहे हैं सब्सटेंस को, लेकिन उस सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है बेटा कि जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं, फेस चेंज करवाने से पहले दो काम होते हैं। यानी हम उसको हीट करते हैं किसी सब्सटेंस को, तो वो हीट को किसी एक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करता, वो उसको टू वेज़ में इस्तेमाल करता है। फर्स्ट वे होता है वो अपना
वो टेम्परेचर लेके आता है जिस पे उसका फेस चेंज होना है। एंड देन सेकंड बात होती है कि वो बाकी के टेम्परेचर को यूज़ करता है अपना फेस चेंज करवाने में। यानी सबसे पहले हम उसको इस टेम्परेचर तक लेके आएंगे कि फेस चेंज होना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद जो भी टेम्परेचर में राइज़ होगा, हम सब्सटेंस को हीट करते ही जा रहे हैं, वो सारे उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं सब का फेस चेंज करवाने में यूज़ होगा। यानी ये पॉइंट बी जो है ये वो टेम्परेचर है कि जब सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट आ चुका है। देन बी टू सी तक जितना भी टाइम हमने उसको हीट किया है वो इसलिए यूज़ हो गया कि सारा का सारा सॉलिड सब्सटेंस अब किस फॉर्म में आ चुका है, लिक्विड में। यानी उसने मज़ीद टेम्परेचर को यूज़ किया अपना टेम्परेचर राइज़ करने के लिए नहीं, बल्कि अपना फेस चेंज करने के लिए। उसके बाद हम फिर से देखते हैं कि सी से डी तक जाने के लिए टेम्परेचर अगेन क्या हो रहा है, राइज़। ये क्यों राइज़ हो रहा है कि अब की बार हमने उस सब्सटेंस को लिक्विड से गैस फेज़ में हमने उसको चेंज करवाना था। तो उस फेज़ में करवाने से पहले जिस तरह हमें सब्सटेंस ए को सी में कन्वर्ट करने के लिए, यानी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट बी तक पहुंचे थे कि पहले उसका मेल्टिंग पॉइंट आए, देन उसको इस हद तक हीट करें कि ऑल द सॉलिड पार्टिकल कैन कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू लिक्विड। इसी तरह अब हमने सी से ई फेज़ जाने के लिए, यानी ये जो गैशियस फेज़ है उसकी गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें किस में जाना पड़ेगा, डी फेज़ को अटेन करना पड़ेगा। यानी कि डी किस बात को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, डी यहाँ पर सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी उसको वेपराइज़ कराने के लिए, इसको गैस फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले हमें उसका बॉइलिंग पॉइंट अटेन करना होगा। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि ख़ास टाइम तक जब हम उसको हीट करते हैं उस लिक्विड को, जो भी सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आया है, टेम्परेचर में अगेन क्या आया है, राइज। टेम्परेचर कर्व हमें यहाँ पे इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन फिर जब पॉइंट डी अटेन हो जाता है अगेन टेम्परेचर में इंक्रीज़ नहीं हो रहा फिर भी, जबकि इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज़ हो रहा है। ऐसा क्यों है? सेम एज़ कि जब हमारा यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट आ गया था एक टाइम पे, फर्दर इंक्रीज़ जो था टेम्परेचर में, वो सारा का सारा सारे के सारे पार्टिकल्स को फेस चेंज करवाने में यूज़ हुआ था। सिमिलरली यहाँ पे जब हम एक दफ़ा डी टेम्परेचर पे पहुँच गए हैं, अनलेस कि हम उसको हीट कर रहे हैं, हमें पता है कि हम उसको हीट कर रहे हैं, फिर भी टेम्परेचर में इंक्रीज़ नहीं आ रहा, टेम्परेचर में हमें स्ट्रेट लाइन नज़र आती है। ऐसा क्यों है कि फर्दर राइजिंग जो टेम्परेचर में है वो उसके फेस चेंज करवाने में, यानी कि सारे के सारे लिक्विड पार्टिकल को किस में कन्वर्ट करवाने में यूज़ हो रहा है, गैस पार्टिकल्स में। अब इसी कर्व को हम अगर रिवर्स में देखें तो अभी तक तो हमने इसको हीटिंग कर्व की फॉर्म में देखा था, इसी ग्राफ को हम कूलिंग कर्व के लिए भी एक्सप्लेन करेंगे। अभी हमारे पास जो एफ पॉइंट यहाँ पे डिनोट कर रहा है, ये इस चीज़ में है कि हमारे पास एक गैशियस कंपाउंड है, ठीक है, गैशियस सब्सटेंस है। अब हमने उसका फेस चेंज करवाना है, उसको फर्स्ट हमने लिक्विड में एंड देन लिक्विड से किस में कन्वर्ट करवाना है, सॉलिड में। तो सबसे पहले हमें उसका फेस चेंज करवाने से पहले हमें उसका लिक्विफिकेशन पॉइंट आना पड़ेगा। यानी गैस को हमने लिक्विफिकेशन पॉइंट, जैसे हम उसका बॉइलिंग पॉइंट लेके आए थे उसको गैशियस फेज में कन्वर्ट करने के लिए, इसी तरह हम उसे गैशियस फेज से लिक्विड में वापस कन्वर्ट करने के लिए इसका लिक्विफिकेशन पॉइंट अटेन करना पड़ेगा। और उससे लिए हम सबसे पहले कैसे करेंगे, कूल करेंगे। यानी अगर हम देखें टेम्परेचर की एक्सिस को, तो टेम्परेचर जो है वो एफ टू ई क्या हो रहा है, डिक्रीज़, जैसे ई टू एफ क्या हो रहा था, इंक्रीज़। तो एफ टू ई आने तक जो भी टेम्परेचर था वो सब्सटेंस के टेम्परेचर को डिक्रीज़ करवाने में होगा। अब ये जो है वो इसका लिक्विफिकेशन पॉइंट है, ठीक है। जो ई है यहाँ पे रिवर्स फॉर्म में लिक्विफिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब फर्दर डिक्रीज़ हमने किया टेम्परेचर को ई से डी तक, तो हम देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन है, अगेन कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा, जबकि इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब ये है कि हमने सब्सटेंस को तो हीट किया है, बाकी की सारी एनर्जी जो कूल किया है, बाकी की सारी जो एनर्जी है वो किस में यूज़ हुई है, उस सब्सटेंस को गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करवाने के लिए। यानी उस हद तक टेम्परेचर डिक्रीज़ किया कि सारे के सारे गैस पार्टिकल्स किस में कन्वर्ट हो जाएँ, लिक्विड स्टेट में। अब अगेन डी पे देखें और फिर सी तक आएँ तो टेम्परेचर में क्या आ रहा है, डिक्रीज़। यानी हम उसको मज़ीद गर्म ठंडा कर रहे हैं गैस को, और उस ठंडा करने तक टेम्परेचर जब तक कि उसका यहाँ पे अगर हम देखें तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट नहीं आ जाता, सब्सटेंस जो है वो उसको हम ठंडा कर रहे हैं, उसको कूल कर रहे हैं। यानी जो सी है वो क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट से हम वापस अगर देखें पॉइंट बी तक, तो टेम्परेचर में डिक्रीज़ जो है वो नहीं हो रहा, स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है। ऐसा क्यों है कि फ्रीजिंग पॉइंट अटेन होने के बाद जितना भी डिक्रीज़ इन टेम्परेचर है वो किस फॉर्म में यूज़ हो रहा है, वो लिक्विड से वापस की स्टेट में कन्वर्ट होने में, सॉलिड में। सो बेटा, हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स के बारे में जो मेन पॉइंट टू रिमेंबर ये था कि जब हम टेम्परेचर में इंक्रीज़ कर रहे हैं हीटिंग कर्व में, तो उसके 2 पार्ट्स हैं। यानी फर्स्ट पार्ट में उसका फेस चेंज करवाने के लिए बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट आएगा, देन बाकी की जो हीट है वो उसको फेस चेंज करवाने में, यानी तमाम पार्टिकल्स को फर्स्ट फेज से
फेज़ सेकंड में कन्वर्ट करवाने में यूज़ होगी। इसी तरह अगर इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो वाटर की एग्जांपल है कि उसमें हम हीटिंग कर्व या कूलिंग कर्व को देखें। तो वाटर में ये है कि अ हीटिंग कर्व विल शो द राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ आइस अंटिल इट रीचेज ज़ीरो मेल्टिंग पॉइंट। यानी पानी की एग्जांपल में सबसे पहले अगर हमारे पास एक सॉलिड सब्सटेंस है, इनिशियली वो माइनस टेम्परेचर पे थी आइस, तो हमें सबसे पहले उस टेम्परेचर हम लेके आए 0 डिग्री पे, कि उसको हमने करवाया है मेल्टिंग पॉइंट है इसका। हमने उसका टेम्परेचर इतना इंक्रीज़ किया कि वो माइनस डिग्री से 0 डिग्री तक आ गया, यानी ये था मेल्टिंग पॉइंट। देन हम उसको रिमेन कॉन्स्टेंट वेल द आइस मेल्ट इनटू द लिक्विड। अब हम उसको हीट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उसमें आइस में थर्मामीटर रखा है, यानी आप एग्जांपल रखें ना, ऐसे आप सोचिए कि आपके पास एक कंटेनर है, एक पतीला है जिसमें आपके पास आइस है और हमने उसमें थर्मामीटर भी रखा हुआ है। तो सबसे पहले टेम्परेचर जो भी था वो माइनस में रिप्रेजेंट हो रहा था, हमने उसको हीट करना स्टार्ट किया एंड मेल्टिंग पॉइंट आ गया और थर्मामीटर जो था वो इंडिकेट करने लग गया 0 टेम्परेचर। अब हम उसको फर्दर हीट कर रहे हैं, हमने अपना जो हीट है वो ऑन रखा है उस पतीले पे एंड सम टाइम तक हम देखते हैं कि उसमें कोई भी जो टेम्परेचर में राइज जो है वो थर्मामीटर पे दिखता नहीं है, टेम्परेचर इज शोइंग 0 डिग्री टेम्परेचर। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमने जो कर्व में देखा था स्ट्रेट लाइन कर्व का पोर्शन, वो यहाँ पे ये वो वाला काम हो रहा है कि अब फर्दर राइजिंग जो टेम्परेचर है वो उसका फेस चेंज करवाने में हो रहा है। लाइक जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स थे, अब वो सारे के सारे लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं उस टाइम की जब हम उसको हीट कंटिन्यूस रखी हुई है। अब एक टाइम आता है कि सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए हैं, कि हमारे पास एक भी पार्टिकल सॉलिड फॉर्म में मौजूद नहीं है। हमारा टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है, यानी हम उसको हीट करते जा रहे हैं। आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं कि वो टेम्परेचर जो 0 डिग्री शो हो रहा था वो लिटिल बिट राइज अप होना शुरू हो चुका है। वो राइज हो रहा है होते होते वो थर्मामीटर पे 100 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि वाटर का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। यानी हमारे पास वो आइस से लिक्विड स्टेट में आया, अब लिक्विड स्टेट से हम उसको इंक्रीज़ कर रहे थे और इस टाइम पे हमारा जो थर्मामीटर था वो भी रिप्रेजेंट कर रहा था कि टेम्परेचर राइज हो रहा है स्लोली, और वो एक 100 डिग्री अटेन कर गया है। अब 100 डिग्री अटेन करने के बाद हम क्या देखते हैं कि फर्दर टेम्परेचर थर्मामीटर पे रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, वो आगे उसको इंक्रीज़ नहीं कर रहा। अगेन फिर से अब की बार 100 डिग्री अटेन होने के बाद टेम्परेचर स्टिल 100 ही क्यों शो हो रहा है, इंस्टेड कि हम उसको हीट कर रहे हैं फर्दर। अब की बार जो टेम्परेचर है वो फिर से उसको लिक्विड से किस फॉर्म में कन्वर्ट करवाने में यूज़ हो रहा है, गैस में। और ये तब तक होता रहेगा कि जब तक सारा का सारा वो जो हमारा पैन है वो एम्प्टी नहीं हो जाता, तमाम पार्टिकल्स जो हैं वो लिक्विड से गैशियस फेज में वेपोरेट कर नहीं जाते। फिर हमारे पास स्टीम जो है वो आ जाएगी। इसका अगर हम कूलिंग कर्व में देखें तो स्टीम जो हमारे पास जिस भी टेम्परेचर पे थी, हम उसको डिक्रीज़ करेंगे टेम्परेचर फर्स्ट क्या अटेन करने के लिए, उसका बॉइलिंग पॉइंट या उसका लिक्विफिकेशन पॉइंट जो कि क्या था, 100 डिग्री। हम 100 डिग्री तक उसका टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे, यानी उसका टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री होगा। किसका? स्टीम का। स्टीम का टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री होगा। फिर हम उसको 100 तक लेके आएंगे, वो हमारे पास जितनी भी स्टीम है वो किस फॉर्म में आ जाएगी, लिक्विड फॉर्म में। वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड वाटर में। एंड देन फिर उसको डिक्रीज़ करेंगे, डिक्रीज़ करते जाएंगे टेम्परेचर को, और वो जो भी वो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में वाटर था वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो आते हैं उस आंसर की तरफ कि जो हमने फर्स्ट पे देखा था। आई होप कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने खुद ही से उसको सॉल्व कर लिया होगा। तो आंसर हमारा ये है कि इन दोनों के जो वर्सेस इस क्वेश्चन है उसमें जो स्टीम है इसका बर्न जो है वो ज़्यादा स्वेयर आएगा। स्टीम से जो बर्न होगा वो ज़्यादा दर्दनाक या ख़तरनाक साबित होगा। ऐसा क्यों है कि अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें टेम्परेचर कर्व से अंदाज़ा हो रहा है कि वाटर का कर्व जो है वही वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट वाला पोर्शन है वो नीचे है और स्टीम का पोर्शन क्या है, इंक्रीज़ है। ऐसा क्यों है कि 100 डिग्री टेम्परेचर पे जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तब उसमें जो पार्टिकल है वो लिक्विड स्टेट में है। 100 डिग्री के बाद जो फर्दर राइज होता है टेम्परेचर में वो उसको स्टीम में यानी भाप में कन्वर्ट करवाने में यूज़ होता है, उसको वेपराइज करने में। यानी इसका मतलब है कि स्टीम के पास एक सीक्रेट बैग ऑफ एनर्जी है जो वो यूज़ करती है, जिसकी वजह से उसका जो बर्न है वो ज़्यादा स्फीयर आएगा। पानी 100 डिग्री पे है, स्टीम का टेम्परेचर मोर देन 100 हो जाता है। जब हम इसको दोबारा लिक्विफाई करते हैं तो ये टेम्परेचर पहले हमें डिक्रीज़ करना पड़ता है, 100 तक लाना पड़ता है, और फिर उसका फेज वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। दैट इज़ वाई, क्योंकि उसने अपनी कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो थी वो स्टोर की थी जबकि हम उसको हीट कर रहे थे, लेकिन टेम्परेचर में इंक्रीज़ नहीं आ रहा था सब्सटेंस के। वो सारी की सारी एनर्जी थी वो स्टीम ऑब्जॉर्ब कर रही थी, वाटर ऑब्जॉर्ब कर रहा था खुद को वेपराइज करवाने के लिए। यहाँ तक था आज का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे।